हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थी.in में। उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे हो, सब स्वस्थ हो, एकदम फिट फाट। तो अब जैसे जानते ही हो, हम लोग प्रश्न उत्तर करने वाले हैं आज पार्ट 4 का। पार्ट 4 है आपका मुगल साम्राज्य की इतिहास की किताब से। तो जैसे कि आप जानती हो कि प्रश्न उत्तर में हर पार्ट की कराती हूँ। बहुत से बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि मैम जरूरत नहीं है, हम प्रश्न उत्तर खुद से कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप अलग से वीडियो मत बनाइए। और कुछ इतने सारे भेजते कमेंट्स, मैम चाहिए प्रश्न उत्तर चाहिए, आप समझा दीजिए। तो प्रश्न उत्तर बनाना मुझे लगता है बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसीलिए क्योंकि प्रश्न उत्तर जब आप करोगे ना मेरे साथ, तो उससे एक बहुत अच्छी आपका अभ्यास हो जाएगा। जब आप परीक्षा में बैठेंगे ना और आपने सारे प्रश्न उत्तर को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से उनको मेरे साथ सीखा होगा, तो आप अभ्यास आपको हो रखा है, तब जैसे परीक्षा में बैठोगे तो आप जल्दी से उसका उत्तर लिख दोगे। मैंने आज तक कोई भी, आप कह सकते हो, मैंने आज तक कोई भी किताब अपनी विद्यालय की जिंदगी में कभी नहीं ली है, कभी नहीं पढ़ी है। सिर्फ और सिर्फ मेरी जो सबसे ज्यादा मूल रूपी जो किताबें होती हैं, जो सबसे मेन वाली जो होती है ये इतिहास की, मैंने बस वो ही पढ़ी है। कोई सैंपल बुक नहीं, कोई यूलाइक नहीं, कुछ नहीं, मैं ज्यादा पढ़ती नहीं थी। बस ये किताब पढ़ के ही बहुत अच्छे नंबर आ गए मेरे। मैं आपको भी कहती हूँ कि यही किताब अच्छे से पढ़ लीजिए और किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी के प्रश्न उत्तर करिए, इसी किताब के सारे विषय को करिए, बस, और कुछ जरूरत नहीं है परीक्षा के लिए, ठीक है। तो भाई हम लोग तौलाबाजी के बिना भाई आ जाते हैं हमारे सारे प्रश्न उत्तर पे, वरना काफी देरी हो जाएगी। तो फिर से याद करने से मैंने लिया है पहला वाला, देख लीजिए, सही जोड़े बनाइए, ठीक है। सही जोड़े बनाने हमें ये इतना नहीं आता है दोस्तों, लेकिन हाँ एक फंडा इसमें भी है कि ये भी इसको तोड़ मरोड़ के कहीं ना कहीं सही गलत आ जाता है, कभी ना कभी कुछ आ जाता है, कभी वो मेल बनाइए, ये सब बहुत सारी चीजें आ सकती हैं इसी में से, ठीक है। तो भाई मनसब, सबसे पहले आता है मनसब। मनसब कौन होते थे? मनसब, यहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं मनसब किसको बोला जाता था। मनसब एक पद है, ठीक है, मनसब एक पद होता है। याद है हमने विषय करे थे, तो विषय के अंदर बताया था कि मनसब एक पद होता है। पद और वेतन, इसको जब्त कहते हैं, और एक पद को मनसब कहते हैं। मतलब एक दरबार होता है ना मुगलों का, तो उसके अंदर एक पद होता है मनसबदार, ठीक है। तो हम यहाँ पे पद से इसको जोड़ देंगे, हम इसको पहला नंबर दे देते हैं भाई, ठीक है। और मैं आपको बाद में और भी बताऊंगी, शायद इससे ही एक जुड़कर एक पीछे प्रश्न है, उसके अंदर बताऊंगी मनसब कौन होते हैं, उनका क्या काम होता है। तो भाई मंगोल, मंगोल का क्या है? मंगोल का यहाँ पे लिख देते हैं उज़्बेक आएगा। उज़्बेक इसलिए आएगा क्योंकि उज़्बेक भी एक मंगोली समूह है, ठीक है, जिन्होंने जब बाबर 11 से 12 साल का था, तब उज़्बेकों ने उसकी गद्दी को हड़प लिया था, उसके ऊपर आक्रमण करते कि वो इतना छोटा है। तो उज़्बेक एक मंगोली समूह है, समूह यानी ग्रुप, ठीक है। सिसोदिया राजपूत, अब यहाँ पे दो चीजें जो आपका ना दिमाग से गड़बड़ा सा देगी, वो दो चीजें बिल्कुल एकदम, देखिए ये दोनों राजपूत हैं, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि कौन सा राजपूत कहाँ से आता है। तो सिसोदिया राजपूत की अगर आप बात करें, तो सिसोदिया राजपूत हमारा आ जाता है, ये आएगा आपका मेवाड़ से, ठीक है। सिसोदिया राजपूत आपका मेवाड़ से आएगा, तो भाई यहाँ पे हम लोग मेवाड़ कर देते हैं, ठीक है। और राठौर राजपूत आपके कहाँ से आएंगे? मारवाड़ से। तो आपको याद रखना है राठौर, जहां भी राठौर आएगा आप वहां पे मार वाला मारवाड़ डाल दीजिएगा, और सी सोदिया आएगा तो सिर्फ मेवाड़ डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर एक अच्छा सा बनाऊं तो मार, और यहाँ पे ये मारवाड़ का मार आ गया, और ये माररा, ठीक है, मार का ये मारवाड़ का मार आ गया, और फिर राजपूत का रा आ गया, ये माररा, ये हो गया। और यहाँ पे हम डाल देंगे सी, और सी के साथ क्या था? सी माँ, सी, ठीक है, नहीं सी में होगा ना, सी मेवा, ठीक है। सी मेवा मतलब सिसोदिया राजपूत आते हैं मेवाड़ से, और मारवाड़ से कौन से आते हैं? राठौर राजपूत आते हैं, ठीक है। तो भाई मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसके बाद वाला कौन सा है? नूरजहां है, ठीक है। नूरजहां, देखिए नूरजहां के बारे में आप सोचेंगे पूरे विषय में कहीं भी नूरजहां के बारे में था ही नहीं। जरूर था, आपके उसमें इतने सारे नीले रंग के डिब्बे दिए हुए थे ना पार्ट के अंदर, उधर ही एक नूरजहां के ऊपर भी डिब्बा था, ठीक है। मैं पहले पाठ्यक्रम में डिब्बे करवाती थी, लेकिन अब कराना छोड़ दिया है। उसका एक पीछे एक मकसद है, इसलिए क्योंकि वो मुझे जो मुझे सबसे, मतलब कहते हैं ना, मूल रूपी लगते थे, वही मैं जोड़ देती थी।
बाकी सारे करना सही नहीं रहेगा, बाकी वो ऐसे ही करके आपको एक अच्छा ज्ञान देने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन नूरजहां के ऊपर भी एक नीला डब्बा था। नूरजहां देखा जाए तो जहांगीर की बीवी थी, नूरजहां बेगम। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, यहाँ पे जो हम कहेंगे ना मुख्य रूपी जो बीवी थी जिसको बहुत ज्यादा महत्ता दी जाती है वो नूरजहां थी, तो नूरजहां बेगम का यहाँ पे डाल देंगे भाई 5वां पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद हमारा सूबेदार रह जाता है। सूबेदार गवर्नर को बोला जाता है। देखिए यहाँ पे हम 6वां पॉइंट डाल देते हैं। गवर्नर को इसलिए बोला जाता है सूबा। सूबा देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सूबा। सूबा का मतलब क्या होता है? सूबा का मतलब होता है प्रांत। ठीक है, और उस प्रांत को संभालने वाले गवर्नर को बोला जाता है सूबादार। ठीक है, तो भाई ये हमारा हो गया सही मेलर बिठाने वाला, और ये हमारे सारे उत्तर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, भाई इनको अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे जल्दी से सारे प्रश्न धीरे धीरे कर लेते हैं। इनमें ज्यादा समय लग जाता है क्योंकि इनमें थोड़ा समझाना पड़ता है। बाकी जितने प्रश्न उत्तर है वो बस ऐसे चट करके हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है लिखित स्थानों को भरे। ठीक है, यहाँ है डैश अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी थी। तो मिर्जा हाकिम अकबर का सौतेला भाई है, पता ही चल गया है। यहाँ पे काबुल आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं है, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस इसे हमें भरना है, काबुल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक वाला करते हैं, दक्कन की 5 सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर डैश और डैश थी। यहाँ पे 2 आएंगे, 2 भरने हैं हमें। तो एक आएगा बीजापुर और एक आएगा गोलकोंडा। गोलकोंडा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बस ऐसे ही लिख दिया, पीछे से अच्छे से मैंने उत्तर लिखे हैं। गवारा करते हैं, यदि जाट एक मनसबदार के पद और वेतन को घोतक था तो सवार उसके डैश को दिखाता था। तो यहाँ पे बताया कि मनसबदार, देखिए अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि मनसबदार का क्या काम होता है। मनसबदार एक पद होता है, दरबार के अंदर एक पद होता है जिसका सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं तनख्वाह होती है ना, उसको सबसे ज्यादा उसको आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा उसे इज्जत मिलती है दरबार के अंदर, उसे सबसे उच्च पद पे रखा जाता है। समझ लीजिए मेरी 15 रुपए तनख्वाह है और आपकी है 30,000। भाई किसको सबसे ज्यादा इज्जत मिलेगी? 30,000 वाले को ही मिलेगी ना, जिसकी ज्यादा तनख्वाह होती है। हर जगह आप बड़े बड़े दफ्तरों में भी देख लीजिए, जिसकी ज्यादा तनख्वाह उसकी गुपचुप बातें बहुत चलती है और मतलब उसको एक अलग महत्व दिया जाता है। तो भाई मनसब का मतलब पद होता है, और मनसब का जो एक आप कह सकते हैं मुख्य कार्य होता था वो होता था राजस्व वसूली करना। वो हर एक प्रांत में जाके राजस्व लेता था। ठीक है, कर लेता था हर एक खेतीहर से, यानी कि हर एक किसान से। और उसका सबसे एक और मुख्य रूप काम ये था कि वो सारे के सारे घुड़सवार, उनका पंजीकरण करना, सैन्य अभियान, ये सब वो संभालता था। ये उसका सबसे ज्यादा मुख्य रूपी काम था। ये अच्छे से विषय में मैंने समझाया है, वहां जाके देख लीजिए। अभी बस हमें यहाँ पे लिख देना है। तो भाई यहाँ पे मैं यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे लिख देती हूँ। इधर आएगा सैन्य, वो सेना का उत्तरादित्व था। ठीक है, सेना में जितना भी काम होता था उसका उत्तरदायित्व था। तो यहाँ पे लिख देते हैं उत्तरदायित्व। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे उत्तर देखेंगे। हाँ, ये घ वाला तो रह गया, घ वाला कर लेते हैं। मुझे लगा ग था कि घ वाला तो कर लेते हैं। देखिए, अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने डैश उसके विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका। तो यहाँ पे बात हो रही है अकबर और अबुल फजल की ना। तो अबुल फजल ने तो अकबर को मदद करी थी सबको अच्छे शिष्टाचार देने के लिए, सबको आप कह सकते हैं सबको उनका हक देने के लिए, शांति बरसाने के लिए पूरे उसके साम्राज्य में। तो इसके अंदर सूल्हे कुल आएगा शायद। ठीक है, सूल्हे कुल आएगा, मुझे शायद उत्तर पता नहीं है, मैं खुद से ये पूरा पार्ट मैंने भी पढ़ रखा है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सूल्हे कुल। सूल्हे कुल मतलब अंग्रेजी में बोलते यूनिवर्सल पीस बोला जाता है, यानी कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे के पूरे हमारे जो पृथ्वी है उसके अंदर शांति बटोरना और शांति देना चाहता था हमारा अकबर। अकबर को इस चीज में आगे, इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए अबुल फजल ने बहुत ज्यादा मदद करी थी। ठीक है, अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा ये सब भी लिखा है उनके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे उत्तर है काबुल, बीजापुर, गोलकोंडा, सैन्य उत्तरादित्य, सूल्हे कुल।
सही निकला भाई, सही निकला। ठीक है, तो भाई अब यहाँ से हमारे प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं। हम प्रश्न 5 तक कर लेंगे और उसके बाद 6 से लेके 9 तक हमारे जितने प्रश्न है वो हम दूसरी वीडियो में पहले कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं 2 वीडियो बना देती हूँ, आप जाके जरूर उसे देखिएगा। प्रश्न 3 करते हैं, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से थे? देखिए ऐसा ही होता है मेरे साथ भी। मैं जैसे ही मैं पूरा का पूरा पाठ्यक्रम करके जाती थी दोस्तों, सच में करके जाती थी, अच्छे से सब कुछ रट्टा मार के जाती थी। जैसे एक ऐसी बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न देखती थी और देख के डर जाती थी कि अरे ये क्या है प्रश्न, ये मुझे पाठ से लग ही नहीं रहा कि पाठ से आया है। ठीक है, तो इसीलिए अभ्यास करना जरूरी होता है। बहुत बार मैं बहुत सारे बच्चे देखे होंगे बहुत ऊपर पद में रहने वाले, बिल्कुल मनसबदार की तरह ऊपर पद में रहने वाले, तो उनको आपने देखा होगा कि वो पहले 3 महीना अच्छे से पढ़ते हैं और 3 महीना अलग से रट्टा मारते हैं, फिर 1 महीना सारी चीजों का अभ्यास भी करते हैं। अभ्यास करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है आप समझ लीजिए। अगर हमारी भारत की जो क्रिकेट टीम है, ठीक है, हमारा भारत का जो क्रिकेट दल है, वो क्या करेगा, अच्छे से हर दिन अभ्यास करता रहेगा, हर दिन अभ्यास करेगा और फिर 1-2 महीने के लिए छोड़ देगा, तो थोड़ी बहुत कला भूल जाएंगे भाई। उनको हर वक्त अभ्यास करते रहना होता है। फिर जब हमारा जो बहुत ज्यादा मूल रूपी दिन आएगा, जिस दिन भारत पाकिस्तान या भारत न्यूजीलैंड किसी का भी हो रहा होगा क्रिकेट का मैच, तब उससे पहले 2-3 दिन पहले अगर वो अच्छे से अभ्यास नहीं करेंगे तो उधर तो भाई हार जाएंगे। ठीक है, तो अभ्यास बहुत जरूरी होता है। हाँ, हमने अच्छे से रट्टा मार लिया, हमने अच्छे से कर लिया, लेकिन जब तक आप उसे लिखेंगे नहीं, आपका हाथ उसको चीज को समझेगा नहीं, हाथ उस चीज को रटेगा नहीं। आपके दिमाग और मुंह ने तो रट लिया, लेकिन हाथ नहीं रटेगा जब तक, तब तो छोड़ दीजिए। क्योंकि जब हम परीक्षा लिखते हैं तो सिर्फ एक चीज चलता है, वो है कलम, और वो कलम हाथ को पकड़े रहता है। ठीक है, ना ही दिमाग, मतलब दिमाग तो चल रहा है, दिमाग बोल रहा है और आप लिख रहे हैं, लेकिन लिखता तो यही है। और इस चीज को ना आप अच्छे से इस चीज का रट्टा लगवा दीजिए। तो वही अभ्यास करना जरूरी है। अगर मेरी माने तो अभ्यास, आप हर एक प्रश्न उत्तर को अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। बस लेटे देख लीजिए अच्छे से वीडियो, और आपको अच्छे से आपका एक पाठ का अभ्यास ऐसे ही हो जाएगा 15 मिनट में। ठीक है, तो भाई वो आप ही के ऊपर है कि आपको प्रश्न उत्तर का अभ्यास करना है। अपने आप को थोड़ा सा, कहते हैं ना, थोड़ा सा क्या बताऊं मैं, आप जानते ही हो। ठीक है, तो भाई प्रश्न नंबर 3 करते हैं, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से थे? मुगल राज्य के अधीन देखा जाए तो सबसे शुरुआत में दिल्ली और आगरा आ गया था। दिल्ली बहुत ज्यादा मानचीन शहर माना जाता था और उसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता भी दी जाती थी, और सबसे पहले यही इनके कब्जे में आ गया था। देखा जाए तो जिस वंशज से ये आते थे, इनका था मंगोल, और तुरानी वंशज से आते थे, तैमूरी वंशज थे। तो तैमूर ने सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा किया था, इसलिए ही इनको तैमूरी वंशज कहलाने में बहुत फक्र होता था। तो मुगल साम्राज्य के पास दिल्ली और आगरा थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप जानते हैं भाई आगरा में हमारा क्या है, आगरा किस चीज के लिए मशहूर है और दिल्ली किस चीज के लिए मशहूर है। ठीक है, दिल्ली और आगरा में आपको सबसे ज्यादा मुगलों से जुड़ी सबसे ज्यादा भवन ये सब देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 4, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध है? मनसबदार और जागीर में क्या संबंध है? आपको मैं पहले बता दूं, मनसबदार मैंने जैसे आपको बताया था एक पद होता है। मनसबदार राजस्व वसूल करने वाले व्यक्ति होता है। वो बहुत ऊपरी पद में भी बहुत सारे होते हैं और नीचे वाले पद में भी बहुत सारे होते हैं। ऐसा आप कह सकते हैं कि मनसबदार जो होते हैं वो अपनी भूमि के अंदर पूरे काल तक नहीं रहते हैं, वो कुछ ही वक्त तक अपनी भूमि के ऊपर रहते हैं। ठीक है, वो वहां से राजस्व वसूल करके चले जाते हैं। लेकिन इक्तादार जो होते हैं, जो वहीं के गवर्नर बन जाते हैं भूमि के, ठीक है, तो उधर वो वहीं पे रहते हैं, उसका न्याय शासन करना, पानी की टंकी खत्म हो गई, इसकी क्या काम है, वो सब संभालते हैं उस जगह पे। लेकिन मनसबदार ये सब नहीं करता। मनसबदार सिर्फ कर वसूल करता है भूमि से और कर वसूल करके चला जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको और भी काम होते हैं भाई। उसको वहां पे जब भी जंग या युद्ध हो रहा होता है तो उसे वहां जाना पड़ता है, और वहां पे जाके कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि जब उसको जंग पे जाना होता है तो अपने सैनिकों को बोल देता है कि तुम मेरी जगह राजस्व ले लेना। ठीक है, तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है कि मनसबदार एक भूमि पे, उसकी जागीर पे नहीं रहता है हर वक्त के लिए। ठीक है, जागीर यानी कि जमीन। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते हैं, तो उनको एक जमीन दे दी जाती है जिसके अंदर उन्हें राजस्व वसूल करना होता है। खेत का यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया क्योंकि किसान खेती करते हैं और किसानों से ही राजस्व लिया जाता है।
राजस्व क्या होता है? राजस्व यानी कि राज्य को चलाने वाला कर, ठीक है। तो जिन्होंने जागीर कहते हैं और जो तकरीबन इक्तादारों के समान थी, परंतु मनसबदार मुफ्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे। यही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि दो लोगों की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जिसके अंदर आप थोड़ा सा गड़बड़ा जाएंगे कि भाई दोनों सेम ही लग रहे हैं बिल्कुल। एक है इक्तादार और एक है मनसबदार। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। इक्तादार सबसे पहले समझाती हूँ, ठीक है। इक्तादार होता है एक सैन्य कमांडर, ठीक है। वो सेना को संभालने वाला अधिपति होता है। उसके बाद उसको उठा लिया जाता है भाई मुगलों के द्वारा, उठाकर बोला जाता है तुम्हें एक प्रांत या तुम्हें एक राज्य दे रहे हैं, आपको उसे संभालना है। उसे वो संभालने दे देते हैं। जो भी उसको प्रांत या भूमि दी जाती है उसको इक्ता बोला जाता है। भूमि जिसपे वो खड़ा है, जिसे उसे संभालना है, उसे इक्ता बोला जाता है। और उस इक्तादार को क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो भूमि को संभाल रहा है, इक्ता को संभालने वाला इक्तादार, ठीक है। सैन्य कमांडर से क्या बन गया? वो इक्तादार बन गया, यानी कि वहां का गवर्नर बन गया, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल फिट है मामला। उसके बाद क्या होता है? उसको एक भूमि दी गई है, लोग भी वहां रह रहे हैं यार, भूमि में ज़ॉम्बी थोड़े ना घूम रहे, लोग भी रह रहे हैं। तो भाई लोगों को न्याय दिलाना, किसी को कोई तकलीफ ना हो, कर वसूली, ये सब इक्तादार करता है। और मनसबदार को भी ऐसी ही एक भूमि दी जाती है, उसे भी राजस्व वसूल करना होता है, लेकिन उसको न्यायपालिका ऐसा कुछ नहीं करना होता, बस राजस्व वसूल करना होता है उसे, और वो वसूल करके चला जाता है वहां से। लेकिन इक्तादार नहीं जा सकता, इक्तादार को उसी भूमि पे रहना होता है। ये समझ आ गया अच्छे से आपको? अब यहाँ देखते हैं। और ना ही उन पर प्रशासन करते हैं, ठीक है। मनसबदार इक्तादारों की तरह अपनी भूमि पर प्रशासन, न्याय, राजतंत्र सब कुछ नहीं करते। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का ही अधिकार होता है। उनको जो जमीन दी जाती है वो सिर्फ राजस्व वसूली के लिए होती है, और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में युद्ध में या फिर कहीं पे सेवारत रहते थे, ठीक है। कभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि उन्हीं को रहना है, राजस्व वसूल उन्हीं को करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। वो अपने कह सकते हैं आप, अपने जितने भी उनके नौकर चाकर होते थे उनसे बोल देते थे कि आज ये राजस्व तुम वसूल कर लो, मैं युद्ध पे जा रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा उनको ऐसी भूमि दी जाती थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्व वसूली का ही काम होता हो, किसानों की भूमि हो, उससे वो जाकर उनसे राजस्व ले ले और फिर वो वापस आ जाए, ठीक है। उन्हें केवल अपने कार्य के राजस्व का अधिकार था, ठीक है। यह राजस्व उनके सेवकों द्वारा उनके लिए एकत्रित किया जाता था, जबकि मनसबदार स्वयं देश के किसी अन्य भाग में काम कर रहे होते थे, ठीक है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद प्रश्न 5 आइए समझे। ये वाला प्रश्न 5 से लेकर आप कह सकते हैं प्रश्न 9 तक हम दूसरी वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसके प्रश्न उत्तर करना मैं ये कहूंगी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कठिन पाठ था मेरी तरफ से। इसमें जागीरदार, इक्तादार, मनसबदार, बहुत ऐसे कठिन कठिन शब्द आए हैं जिन्हें बार बार समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो भाई दूसरी वीडियो में जल्दी से मिलते हैं इस प्रश्न उत्तर के दूसरे पार्ट के साथ। जल्दी से मिलते हैं, अपना ध्यान जरूर रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।